दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आज अमन जिरगा हुआ है और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिस तरह से भारत को शिकस्त दी गई पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में तो इसी मार्का हक के तसलसल में क्या भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी शिकस्त दी जा सकती है। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो जिरगा हुआ है जिसमें इंटरेस्टिंगली एंड इम्पॉर्टेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो भी इस जिरगे में शरीक थे। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान की बका का मसला है। लेकिन क्या ये जिरगे भारत की प्रॉक्सीज को शिकस्त दे सकते हैं? क्या इस मार्का हक में भारत के ईमा पर, भारत के ताउन पे, भारत की फंडिंग पे और भारत की बैकिंग पे जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, दहशतगर्दी कर रही हैं, क्या उनको शिकस्त देना मुमकिन है? इस हवाले से बात करेंगे। और एक तरफ जहां हमने खैबर पख्तूनख्वा के जिरगे में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उस जिरगे में मौजूद थे। तो क्या यही इत्तेहाद और इत्तेफाक और कौमी यगानगत की कैफियत हमें सियासत में भी नज़र आएगी? क्योंकि सियासी मामलात पे तो लग रहा है कि अभी जंग का ही तसलसल रहेगा और वहाँ पे ना तो कोई सीज़ फायर होता हुआ और ना ही कोई मुज़ाकरात होते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे डटी हुई है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक चलाएगी, लेकिन कैसे चलाएगी? इस एहतजाजी तहरीक को चलाने के लिए कुछ आज चेंजेस हुई हैं, लेकिन क्या वो तब्दीलियाँ काफ़ी हैं तहरीक की कामयाबी के लिए? वो तब्दीलियाँ ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर जो बानी PTI हैं इमरान खान, उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ बना लिया है। तहरीक की जो नुमाइंदगी है इमरान खान के बाद वो उमर अयूब और सलमान अकरम राजा के सपोर्ट कर दी गई है। तो क्या इन मामूली और ऐसी तब्दीलियों से जो मायने नहीं रखती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी एहतजाजी तहरीक चला सकती है कि नहीं चला सकती? फिर इसके अलावा एक मुद्दा ये भी है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन ना सिर्फ अमेरिका में मौजूद है बल्कि इसके बाद वो यूरोप भी जाएगा। तो क्या अमेरिका और यूरोप में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन भारत को एक बार फिर शिकस्त दे सकता है? इसके अलावा कुछ बजट के मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, विफाकी वज़ीर हैं उमूर कश्मीर के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और जो खैबर पख्तूनख्वा में आज ग्रैंड जिरगा हुआ उसमें वहाँ पर मौजूद भी थे। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जो आज जिरगा हुआ है बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में, क्या ये भारत की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त दे सकता है भारत के बाद? वालेकुम सलाम। और आपने जो सवाल किया तो इन जरगों का मकसद ये है कि ओपन खुलकर किसी की जो राय है वो अपना राय दे रहे। और आज खुलकर बात हुई, हर एक ने अपने अपनी राय दे दी जी। और इसमें फील्ड मार्शल साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ये कहा कि हम आपसे और कोई मदद नहीं चाहते हैं, कम अज कम आपसे ये मदद चाहते हैं कि आप वही जो लोग आते मुख्तलिफ शक्लों में या रहते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ और फिर वाक़यात करते हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं होता कि कोई आसमान से उतरते, मगर कोई आता है, कोई उसकी फैसिलिटेटर होता है, किसी को पता होता है। तो ये बात कि कम अज कम इतना कर लेना चाहिए कि आप उनको उसकी निशानदेही करे, इत्तला दे दे, उसको फैसिलिटेट न करे। इस तरह खुलकर बात हुई तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं गारंटी करता हूँ कि 3 महीनों में अंदर अंदर यह भी मुकम्मल सफाया हो जाएगा, बशर्ते कि आप या सपोर्ट करें और आपको किसी डर खौफ की जरूरत नहीं। ये बात कि अगर वही लोग जो बाहर से आपको डराते धमकाते हैं तो आपको डराने धमकाने की जरूरत नहीं है और आपको निशानदेही भी कर लेना चाहिए और उन लोगों को कोई स्पेस भी नहीं देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला
पर कोई नामुमकिन नहीं है कि उनका खात्मा न कर दिया जाए। लोगों जी। ने अपने मुख्तलिफ खुलकर आरा का इजहार किया ओपनली। इस तरह किसी पर कोई ये पाबंदी नहीं कि किस जगह से कोई बात करते हैं और उनके क्या इशू है वो भी सामने रखती है और उन्होंने नोट कर दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोट किया और जो कंसर्न फील्ड मार्शल साहब साथ ताल्लुक था उसने भी नोट किया और चीफ मिनिस्टर के साथ ताल्लुक था तो उसने भी नोट किया। तो एक अच्छा मैसेज है इस तरह खुलकर मुल्क की टॉप लीडरशिप इस तरह जरगे में बैठना, अवाम में बैठना और उसको खुलकर सुनना कि अवाम की पल्स क्या है, नब्ज क्या है और वो क्या कहते हैं और क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि सियासी मफाहमत की जो फ़ज़ा हमें आज खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आई है उसको आगे बढ़ना चाहिए। इस पे आगे चल के मैं सवाल आपसे करती हूँ, लेकिन इंजीनियर अमीर मकाम साहब, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके हैं जो नो गो एरियाज़ हैं, जहाँ शाम 4 या 5 बजे के बाद रियासत की रिट मौजूद नहीं होती, हुकूमत की रिट मौजूद नहीं होती। तो क्या 3 महीने का अरसा आप समझते हैं काफ़ी है इन इलाकों को पाक करने के लिए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को भारत की प्रॉक्सी से पाक करने के लिए? और मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं इन प्रॉक्सीज़ को टैकल करने के लिए, या फितना अल खवारिज को ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त देने के हवाले से? इसकी मतलब ये मैंने वो तो उसने एक एग्जाम्पल दे दी कि अगर यहाँ उसके साथ लोकल सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाए और तमाम पब्लिक उनके खिलाफ हो जाए। ये तो मैं आपको अपनी भी मिसाल देना चाहता हूँ कि ये 2022-23 में जो इस तरह दोबारा बाहर से अफगानिस्तान में जो लोग थे तालिबान वगैरह जिस नाम से भी थे उनको दोबारा लाया गया पाकिस्तान में, वो आ गए 2021 में आ गए और 22 में आ गए और तो उन्होंने वही वाकयात शुरू कर दिया और उनका स्टार्ट स्वाद से लिया। वही कई लोगों को शहीद भी करा दिया, कई वाकयात भी और फिर जिस तरह लोग निकल आए। मैं आपको कहता हूँ अगर आप अपनी मेमोरी निकाल करें और वीडियो निकाले, मैं जिंदगी में फिर जज्बा नहीं देखा। मैं खुद एक बहुत बड़े जलसे में शामिल हुआ और मैं बिल्कुल हैरान था कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम मतलब खुद लड़ेंगे और सब कुछ करेंगे, मगर ये चीज हमें काबिल कबूल नहीं। और वही हुकूमत की सपोर्ट के बगैर ये एक अजीब सच है ऐसे कि हुकूमत के सपोर्ट के बगैर जब पूरी कौम इकट्ठी और एक हुई उसमें कोई सियासी दूसरी कोई बात नहीं रही। एज ए नेशन वो लोग निकल आए तो उन लोगों को मजबूर किया निकलने पर, वही से निकल गए और माशाल्लाह वही अमन कायम हो गया। तो इस बात का मकसद ये मैसेज कि लोकल सपोर्ट नहीं होने चाहिए। लोकल की भी मुल्की मफाद में, अपने ज़ाती मफाद में, कौमी मफाद में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से एरिया सदर्न डिस्ट्रिक्ट में और हमारे साथ ट्राइबल बेल्ट है उसी में इस तरह जगह है जो फाटा है एक फाटा, तो उन जगहों में मतलब है कि कौम को एक दलीली का मुजाहरा कर लेना चाहिए और जब कौम सारी एक और एक पेज पर उस पेज नहीं तो क्या लोकल सपोर्ट को 3 महीने के अंदर अंदर, इंजीनियर अमीर मकाम साहब, क्या लोकल सपोर्ट को 3 महीने के अंदर अंदर एलिमिनेट किया जा सकता है, या रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना वक्त इसके लिए दरकार होगा, गिवन दैट कि अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अब कम से कम बेहतर होने की समत पे हैं? ये 3 महीने का मतलब ये नहीं 3 महीने की उसने बिल्कुल डेडलाइन दी, उसने वैसे मिसाल दी 3 महीने की मिसाल दी। अगर इस तरह उन लोगों के साथ पब्लिक सपोर्ट या लोकल सपोर्ट जीरो हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं कि हम 3 महीनों में उसका सफाया कर दें। उसकी बात का मकसद ये था और मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, खुशैन बात है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से भी इस तरह से हमारा अफगानिस्तान के साथ और क्या इशू है, हमारा उसके साथ कोई इशू नहीं। हमारा असल इशू ये है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वही जो आपके साथ आप वही लोग और वही आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, खुशैन बात है कि पहली दफा हमने उनसे सुना भी कि उसके ऑफिशियल ने वही स्टेटमेंट दिए, बाकायदगी से स्टेटमेंट दिए और फितवे भी जारी किए कि ये न जिहाद है और न इसकी इजाजत है कि आप अफगानिस्तान से जाए और अपने हमसाय मुल्क पाकिस्तान में कार्रवाई करें। तो ये भी एक अच्छा बात है और खुशैन बात है और इससे इंशाअल्लाह ताला हमारी ताल्लुकात में जिस तरह हमारा फॉरेन मिनिस्टर
افغانستان بھی گیا اور پھر افغانستان اور چائنا اور پاکستان کے تینوں فارن منسٹر وہی چائنا میں بھی ملے. ایک اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے محسوس کر رہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بہتری ہے. اگر یہ صلاحیت اتنی ہماری افواج اور پاکستانی قوم حکومت سارے مل کر ان میں یہ ہے کہ اتنا بڑا معرکہ سر کر دیا تو یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے. مگر سب سے ناممکنات اس میں یہ کہ اس میں اگر آپ کے اپنے لوکلز اور پبلک یا کے انوالو تو ان کے خلاف اگر کارروائی ہونی ہے تو ان میں ان لوگوں کے بہت نقصانات کا خدشہ ہوتا ہے جو حکومت نہیں چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کا نقصان ہو. ٹھیک، رائٹ. مفاہمت کی اس فضا کی بات کر لیتے ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، جس کو آج پوری قوم نے دیکھا بھی ٹیلی ویژن سکرینز پہ. اس جرگے کے اندر فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہیں، گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود ہیں، آپ خود وہاں پر موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کا تعلق اس جماعت سے ہے جن کی آپ سب میں سے کسی کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے. تو جو مفاہمت کی فضا ہمیں صرف اس ایک جرگے میں نظر آئی ہے، وہ کیا ہمیں پورے ملک میں سیاست میں نظر نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہاں پر تو سیاسی جنگ کا باقاعدہ پھر سے آغاز ہو گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے مفاہمت نہیں کرنی، مزاحمت کرنی ہے. جرگے میں ہم نے مفاہمت دیکھی، لیکن ادروائز پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہ رہی ہے. مطلب ہے ان کا یہ میں کہوں گا جو اس طرح نیشنل ایشوز ہے، ملک کی ایشو ہے اور پاکستان کے ایشوز ہے، تو اسی پر اس طرح بات کرنا وہ تو اپنے ذات کے خلاف ہے. وہ کسی پر احسان جتانا نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کر رہے یا حکومت کے لیے کر رہے یا ہم سارے اپنے ذات کے لیے کر رہے. اگر پاکستان کا وجود ہو اور پاکستان قائم ہو تو ہم سب کا سیاست بھی ہوگی اور ہماری سروائیول بھی ہوگی. تو یہ تو کسی پر احسان کی بات ہے ہی نہیں. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بحیثیت پاکستانی اس طرح ایشو آتا ہے پاکستان کے خلاف تو اس میں اسٹیٹ کا ساتھ دے دے اور اپنے آپ کا ساتھ دے دے. میں اس کو سمپل کہوں گا کہ اپنے آپ کا ساتھ دینا ہے. ہر ایک بندے کا کہ اس کے پاکستانیت کا جذبہ ہو تو اپنے آپ کا ساتھ دینا. رہے گی پولیٹیکل ایشو تو وہ تو سیاسی اختلافات ہوتے رہیں گے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں، چلتے رہیں گے. اور ہر ایک کو جمہوریہ جس طرح دوبارہ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے تو اس کے پہلے احتجاج بھی ہم نے دیکھے. حکومت بھی اپنی جگہ ہے، ان کے احتجاجی کال بھی ہے، پہلے بھی کئی کال ہوئے، آخری کال بھی ہوئے، وہ آخری کال بھی ہم نے دیکھ لیے. دوبارہ اگر انہوں نے کال دیا ہے اپنے کارکنوں اور ورکروں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو مشغول رکھنے کے لیے. یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ کسی کو نکلنا ہے نہ کسی کو آنا ہے. لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے بھی جو 2-3 دفعہ ہمیں لے کر اسلام آباد میں تو آپ تو ہماری لیڈرشپ تو خود جنات بن کر غائب ہو گئے اور ہمیں وہی بے یار مددگار چھوڑ دیا. اور کس مقصد کے لیے ہم گئے اور کس مقصد کے لیے ہم نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہے. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ نہ کسی کو نکلنا ہے نہ کسی کو آنا ہے. مگر ویسے ایک سیاست میں یہ بات ہوتا ہے ہر ایک کی کہ اپنے لوگوں کو مشغول رکھے. کوئی سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ہم نے احتجاج کی کال دی، یہ کریں گے وہ کریں گے. نہ کوئی احتجاج کامیاب ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. اور یہ سسٹم اللہ کے رحم سے اس طرح چلے گا. سب سے بڑی بات جو اس کی ایک اور کمزوری ان کی جو سب سے بڑا ان کے ساتھ ایک ایجنڈا تھا اور ایک سٹانس تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور اس طرح پورے قوم اگر ملک سے باہر ہے اندر ہے اور انہوں نے سارے فوج کے خلاف اپنے سوشل میڈیا اور اپنے وسائل ریسورسز سے لوگوں کا مائنڈ اس طرح بنایا تھا، اس طرح انٹی اسٹیٹ مائنڈ بنایا تھا جو 9 مئی بھی آپ کو یاد ہے اور اب بھی وہ اسی پر کام کر رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو انڈیا کا معرکہ ہوا تو انہوں نے ساری چیزیں واش کر دی، دو ڈالے، وہ باتیں ختم ہو گئی. وہی جو 6-7 سے پہلے مئی سے پہلے لوگوں کا جو ذہن تھا وہ ابھی 11 مئی کے بعد چینج ہو گیا، بدل ہو گیا. وہ بات وہ کہتے کہ آپ نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، حقائق تو اس طرح ہے ہی نہیں. ہم کئی لوگوں سے وہی لوگ جو کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے تھے اس کی ابھی کوئی چیز کامیابی کی طرف جا رہے نہیں. ان کو فوکس دینا ہے عدالتوں پر، کورٹس پر. اگر عمران کی رہائی جو وہ دل سے چاہتے بھی نہیں ہے مگر یا چاہتے یا نہیں چاہتے ان کا اپنا ایشو ہے. اس کے عمران کے بہنیں تو
चाहते होंगे तो ये उनको बात अपनी आपकी अदालतों में इंजीनियर कोर्ट्स अमीर में मकाम साहब, कोर्ट ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम का मूड 10 मई के बाद 2025 10 मई 2025 के बाद बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया है। अब अवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कतन वो सपोर्ट मौजूद नहीं है, अगर कुछ होती भी थी जो कि सोशल मीडिया पे किसी बयानिए की सूरत में नजर आती थी, लेकिन फिर भी एक पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद के नाम पर मौजूद तो है एक पार्टी, उसके लीडर्स तो बहरहाल मौजूद हैं, या उनका एक सरबरा या जो अब पैटर्न इन चीफ खुद को कहला रहे हैं वो जेल में है, ये सब लोग मौजूद तो हैं। तो अगर इनकी ही आपके साथ मुफाहिमत नहीं है तो फिर क्या सर्वाइवल हो सकता है पॉलिटिकल? नहीं, मतलब इनकी हमारे साथ नहीं है, और हमारा सर्वाइवल आप देख रहे हैं, अल्लाह का एहसान है कि हमने टू थर्ड मेजॉरिटी से आईन में तरामीम 26वीं आईन की तरमीम भी पास कर दी। ठीक, तो ये दूसरी बारी हमारे साथ नहीं थे, हमने फिर भी पास कर दी। ठीक, ये बात नहीं है कि मतलब ये हमारे साथ नहीं है तो सिस्टम को कोई खतरा है क्या है, मगर उनको रोल जिसलिए अवाम ने उनको भेजा है पार्लियामेंट में मौजूद है, तो उनको ये 1 पॉइंट बात नहीं कर लेनी चाहिए, उनको वही अपने रोल प्ले कर लेना चाहिए, जिसकी तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसकी मराद ले रहे हैं, अवाम से वोट लिए, या अपने अपने हल्कों की नुमाइंदगी करे, कौम की बात करे, इसी पर आ जाए। सिर्फ नारे लगाना और गालियां देना उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मकाम साहब, विफाकी उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आज हमसे प्रोग्राम में बात कर रहे थे। एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का प्रोग्राम में। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में डिबेट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ना सिर्फ सियासी मुफाहिमत या मसाइमत, इसके हवाले से बात करेंगे। भारत को तो जंग में शिकस्त दे दी, लेकिन सियासी जमातों की जो आपस में सियासी जंग शुरू हो गई है, इसका अंजाम क्या होगा? मुज़ाकरात होंगे या ये जंग चलती ही रहेगी? इसका इख्तिताम कभी मुमकिन है भी कि नहीं? और जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे में आज मुफाहिमत की फ़ज़ा देखी, क्या वही बरकरार रह सकती है सियासी उफ़क़ पे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाजी तहरीक के लिए पर मुसलसल तोल रही है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान का मुकदमा लेके एक डिप्लोमेटिक मिशन इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, फिर उसके बाद वो यूरोप भी जाएगा। तो क्या अमेरिका और यूरोप में जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में ये डिप्लोमेटिक मिशन मौजूद है, क्या वो वहाँ पर भी भारत को शिकस्त दे सकता है? इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शाजिया मरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका में मौजूद है इस वक्त डिप्लोमेटिक मिशन, फिर उसके बाद वो यूरोप भी जाएगा, तो क्या मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह से यहाँ पर इस ज़मीनी, इस जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में शिकस्त दी है, क्या डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज़ में अमेरिका एंड यूरोप में भी डिप्लोमेटिक मिशन भारत को शिकस्त दे सकता? बहुत शुक्रिया गरीदा। मेरा ख्याल है कि आपने खुद ही सम अप किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हर किस्म की जारियत का जवाब दिया है, और पाकिस्तान ने किस तरीके से अमन का पैगाम जो है वो एक्सटेंड किया है और उसकी बात की है। पाकिस्तान के अंदर भी हम ख्वाह हैं कि स्टेबिलिटी हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसे से यही बात कर रही है कि हमें पॉलिटिकल सीज़ फायर चाहिए, हमें इस्तेहकाम चाहिए, ताकि पाकिस्तान की मौशी तरक्की मुमकिन हो सके, ताकि पाकिस्तान में जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जो उनके जेनुइन मसाइल हैं, वो हल हो सकें। अगर हम इस तरीके से चले, अच्छा है, अपना अपनी आइडियोलॉजी ज़रूरी है, अपनी ख्यालात ज़रूरी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें मुल्क की तरक्की में हायल हों, जब ये तमाम चीज़ें माशरे को मफलूज कर दें, अपने जो कल्चरल हमारे इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको कुचल के रख दें, तो फिर इस तरह का मैं समझती हूँ कि इस तरह के फ्रीडम को हम अब्यूज़ करते हैं, हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अब पाकिस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पर जो आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में बिलावल
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان نے ملک کے اندر بھی امن کے لیے کوششیں کی ہیں، اور وہ کوششیں جاری ہیں، چاہے وہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف ہو یا بالخصوص جو دہشت گردی کے خلاف ہو، جو انتہا پسندی کے خلاف ہو. اور پاکستان نے 90,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، اس مینس کو، اس کرج کو ختم کرنے کے حوالے سے. بالکل درست. بھارت جس طریقے کا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے، اور وہ اس لیے بھی حیرت انگیز ہمارے لیے تو ہمیشہ سے رہا ہے. یہ پچھلی ایک پوری دہائی سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی بھارت غلط الزام لگاتا ہے پاکستان کے اوپر. جہاں ہوتا ہے وہ پاکستان کو دہشت گرد کہنا چاہتا ہے اور کہتا نظر آتا ہے. لیکن ہم نے فورم پہ اس کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک سطح پر ہو، چاہے وہ مختلف انٹرنیشنل فورمز ہوں جہاں پر ہمیں بھی موقع ملتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا. کئی مواقع نہیں بھی ہوتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. اور یہ بات اب جو ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ بہت ہی غلط الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے پے در پے، جبکہ پاکستان، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے اس وقت. اگر پاکستان کا کمپیریزن کسی بھی ملک سے کیا جائے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، تو ہمارا ریکارڈ بڑا کلین ہے اور بڑا صاف، کلیئرلی واضح کرتا ہے کہ جی ہم نے اتنا کچھ گوایا ہے. شازی صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے، لیکن اسی ڈیبیٹ کو فردر کرتے ہوئے ایک سپلیمنٹری سوال کہ کیا بھارت کی جو ایک انگریس ہے سنس ڈیکیڈز لابنگ کے حوالے سے، پولیٹیکل لابنگ کے حوالے سے، کیا اس کو صرف ایک ڈپلومیٹک مشن، صرف ایک دورے کے اندر اسے نگیٹ، اسے مائنس کر سکتا؟ وقتی طور پہ تو بھارت نے دنیا پر یہ امپریشن ڈال دیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کرتا ہے. پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو بھگتنا پڑا، بہت سارے الزامات کو ہم نے صاف کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیٹو میں، آپ کو یاد ہے 2 سال قبل جب وہ فارن منسٹر تھے، تو فیٹو کے اندر ان کا جو رول رہا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ایک وکٹری ملی کہ جی ہم اس چیز سے نکلے جو ہمیں بلیک لسٹ کی طرف یا گرے لسٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اس پر بھی ہم نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. اور ابھی بلاول صاحب یہی بات کر رہے کہ انڈیا جس طرح بیہیو کر رہا ہے اب وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. کچھ عرصے کے لیے تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دنیا کو، یو کین فول دا ورلڈ، بٹ فار ہاؤ لانگ؟ کتنے عرصے تک آپ دنیا کو بیوقوف بنائیں گے؟ ایک ڈیکیڈ سے تو ہم بھی بتا رہے ہیں کہ جی ایسا انڈیا ایک روک سٹیٹ ہے، انڈیا ایک بلی کے طور پہ اس خطے میں کام کر رہا ہے، انڈیا خود ٹیررزم کو پھیلا رہا ہے، انڈیا خود بی جے پی کی حکومت مشہور ہے کرنے کے لیے. اب 22 اپریل کو جو واقعہ ہوا اس کی ہم سب نے مذمت کی، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے لوگوں نے. یہ اور بات ہے کہ جعفر ایکسپریس کے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت ہندوستان سے نہیں آئی، ان کی حکومت سے نہیں آئی. چلے وہ اپنا ظرف ہے ان کا، اب اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے وہ بھی اب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ظرف نہیں، اس کے پیچھے تو بھارت ہی ہے نا. اب تو سب کھل کے سامنے آ گیا کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کس طرح ہم اسے بنیاد بنا کر جنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر بھارت روک سٹیٹ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تو دنیا اس خواب کو کچل، کیونکہ ہمیں اگر آپ خطے میں کمزور کریں گے یا خطے میں ہمیں غیر محفوظ کریں گے تو پوری دنیا بھی غیر. بالکل درست. تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا میں کچھ پولیٹیکل معاملات پہ بھی آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے تھوڑا سا مکمل کر دوں. اقوام متحدہ پہ بلاول صاحب نے بار بار یہی بات کی ہے کہ جی ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں مجبور کریں گے تو ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہوگا کہ آپ امن کی طرف جائیں، آپ انگیجمنٹ کی طرف جائیں، آپ کمپریہنسو ڈائیلاگ کی طرف جائیں، آپ کوآپریشن کی طرف جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ بھارت کے لیے خاص میسج ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے تو دنیا کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انگیج کرے تاکہ ہم ٹیررزم کے خاتمے کی طرف جائیں. لیکن اگر بھارت یہ نہیں چاہتا تو پھر ٹیررزم کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا اور ایک تھریٹ کی سچویشن اس ریجن میں رہے گی جو کہ دنیا کے لیے بھی تھریٹننگ ہوگی. درست، بالکل. میرے پاس وقت چونکہ بڑا کم رہ گیا، لیکن میں ضرور چاہ رہی ہوں کہ آپ کا ویو پوائنٹ اس پہ لیا جائے کہ بھارت کو تو ہم نے شکست دے دی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہاں پر سیاسی جنگ ابھی تک برقرار ہے؟ تو کیا بھارت کے ساتھ جنگ کی شکست کے بعد غریدہ دیکھیں انڈو پاک کانفلکٹ کے اندر تو پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ سب کے آگے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جنگ جیتنے کی بات نہیں ہے، ہمیں سسٹین کرنا ہے سچویشن کو. سیز فائر کو ہم نے بھی ویلکم کیا، اپریشیٹ کیا، لیکن وہ کس کاسٹ پہ آئی.
हम तो कह रहे थे कि आप ये ना करें, भारत से ये हरकतें, हमें ना ये मौका दें, या हमें हमें ये राइट यूज करने का मौका ना मिले कि जी हम आपके जो जहां से आप हम पे वार कर रहे हैं हम उन पे अटैक करें। 1 महीना लग गया इनको ये तस्लीम करने में कि पाकिस्तान ने इनके 6 जेट्स गिराए। जी अब आ जाते हैं कि पीटीआई भी, मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है, आई डोंट नो मुनासिब है कि नहीं है, मगर अब ये बातें तो हो रही हैं कि पीटीआई भी मुल्क दुश्मनी की तरह बात कर रहा है। मतलब मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि जो ट्रोलिंग है पीटीआई की, वो इस मौके पर भी पाकिस्तान की एबिलिटी को अंडरमाइन कर रही है, डिप्लोमेटिक एबिलिटी को अंडरमाइन कर रही है, उनकी डिफेंस की एबिलिटी पर ये सवाल उठा रहे थे। आपको पता है उमर अयूब ने क्या बोला कौमी असेंबली के अंदर, किस तरह की उन्होंने मैं कहूँगी बेहुदा बातें की पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से, और उसके दूसरे दिन या 2 दिन बाद ही पूरी दुनिया को भी पता चला, भारत को तो पता चला, और उमर अयूब जैसे इंसान को भी पता चला कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। बट आई थिंक इट्स वेरी सैड, देयर हैज टू बी सम लिमिट टू एवरीथिंग, देयर हैज टू बी अ रेड लाइन, एंड पाकिस्तान हैज टू रेड लाइन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से ये ट्रोलिंग अभी भी जारी है। मुल्क दुश्मनी है, मेरे नजदीक मुल्क दुश्मनी। मैं अपनी औलाद को भी यही सिखाऊंगी कि जो आपके ऐसे वक्त में आपके मुल्क पर तनकीद करे वो आपका हामी नहीं हो सकता। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू। इस सोच के साथ अगर पीटीआई ये तवक्का रखती है कि उससे मुल्क के अंदर बात की जाए, तो फिर उन्हें भी अपनी हरकत पर रोशनी डालनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा कि वो अपनी बेहूदगी कब खत्म करेंगे। राइट, बहुत जबरदस्त आपका जवाब। एंड आई विश कि मेरे पास टाइम जरा ज्यादा होता तो आपसे ये जवाब और इसके अलावा भी कुछ सवालात मजीद दिए जाते, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट किसी और प्रोग्राम में आपसे तफसीली गुफ्तगू रहेगी। फिलहाल के लिए शाजिया मरी साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आने वाले मुतवक्का फेडरल बजट के हवाले से कुछ बात करेंगे। दिफाई बजट में तो इजाफा होने जा रहा है, पूरी कौम का ये मुतालबा है, लेकिन इस कौम को, इस अवाम को बजट में क्या मिलने जा रहा है? विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कुछ विफाकी बजट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब, जो कि पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त और जाने पहचाने माहिर मईशत हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक यूसुफ तोला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। IMF का बजट है, एक बार यही इस बजट पे तनकीद हो रही है पिछले कई बजट्स के साथ साथ, लेकिन इस बजट में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? क्या इस बजट में वाकई आवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा? बिकॉज इफ़ यू लुक एट द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स, तो वो काफ़ी पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या बजट इस बार कम से कम पॉजिटिव हो सकता है, या एक बार फिर कोई सख्त बजट तवक्को की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हरीदा फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, बजट से ज़्यादा तवक्कुआत रखनी नहीं चाहिए, और बजट अब वो बजट नहीं रहेगा जो पहले साल में एक मरतबा आते थे और फिर अगले साल जाके कहीं पॉलिसियाँ चेंज होती थी। अब आपने देखा होगा मिनी बजट आते हैं, बीच में ऑर्डिनेंसेस आते हैं, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइस चेंज हो जाती है, हर 2 महीने में पॉलिसी रेट चेंज हो जाता है। सो देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि बजट वो बजट रहेगा, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा नामुमकिनात में से रह गया है। दूसरी तरफ जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात है, उनका ये स्टैंड तो एक अच्छा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का और दोनों का, कि सैलरी इंडिविजुअल्स को हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंसेशन या टैक्स रिलीफ यहाँ से फराहम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये भी हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इनकी तरफ से। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्वीकिंग होगी, बिकॉज कि जब आप मुझे लग रहा है 11,800-900 के करीब ये कलेक्ट करेंगे इस मरतबा, और वहाँ से आपको 14,500 पे लेके जाना एक नामुमकिनात में से होगा, अनलेस के या तो आप कोई नए टैक्स ले, या तो आप उन टैक्सेस के जो रेट्स हैं उनमें रद्दो बदल करें। मैं ये समझता हूँ कि ये अटर फेलियर है हमारे सिस्टम का, नॉट मे बी 1-2 years, लास्ट सो मेनी ईयर्स, कि हम नए टैक्स पेयर्स को नहीं ला सके, हम नए टैक्स पेयर्स के कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर सके, हमने इकोनॉमी को सफोकेट किया है। सर, होल्ड ऑन टू दैट स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि हम नए टैक्स पेयर्स को शामिल नहीं कर सके, नए टैक्स पेयर्स का एतमाद हाथ से नहीं कर सके, इकोनॉमी अभी तक सफोकेट हो रही है, लेकिन हुकूमत का क्लेम तो इससे डिफरेंट है। हुकूमत कह रही है कि हमारा टैक्स नेट वाइडन हुआ है, इवन दो इट्स मिनिमल, बट स्टिल देयर इज इंप्रूवमेंट।
आपको पता है मैं वाइस शायद सिविलियन और नॉन पार्लियामेंटेरियन हूँ जो FBR में एज मिनिस्टर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, मेरी रिपोर्ट सबके सामने है। आप ये देख लें कि 3% लोग 95% आपका डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर किसी से आप वसूल कर लेते हैं। 3% लोग जब आप दे रहे हैं और अब आपने ये जो प्रॉपर्टी वगैरह में सख्ती की है तो जीरो रिटर्न, जीरो इनकम वाले रिटर्न आ रहे हैं। 7E में सख्ती की है आपने, CVT में की है, तो जो जो आपने सख्तियां की हैं इसके हिसाब से लोगों ने जमा कराना शुरू कर दिया है। मगर आप सब्सटेंस ये है कि क्या आप ट्रू टैक्सेशन कर सकते हैं, क्या आप हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट कर सकते हैं? जवाब है नो। जब 3% आपके गवर्नमेंट का बजट 95% बजट पूरा कर देते हैं तो 97% लोग जो है वो मादर पिदर आजाद हैं, और मादर पिदर आजाद होने की वजह से टैक्स ऑफिशियल की भी अय्याशियां लगी हुई हैं और उनकी भी अय्याशियां लगी हुई हैं। हर किसी को बुरा नहीं कहता, ना हर कोई अच्छा है। मेन ये मसला है कि अगर आप ट्रू टैक्सेशन करें जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री में कि 80-20 का रेशियो चल रहा है और 80% जो टैक्स है वो 20% लोग जमा कराते हैं, यहाँ पर 95% 3% लोग करा रहे हैं। तो ये आप खुद फर्क वाज़ेह है आपके सामने। तो सर अगर इस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, इसको वाइडन करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? क्या चीज है जो हुकूमत नहीं कर रही, जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर रहा है? देखिए एक्चुअली ये है कि हम इस बात में मेरा ख्याल है फंसे हुए हैं। एक हमारी रिपोर्ट थी जो इंटरिम रिपोर्ट थी, उसमें सारी चीजें मौजूद थी। फिर एक इंटरिम सेटअप ने एक मिडिल गेट मलिंडा के थ्रू की और बाद में उन्होंने मैकेंजी को दे दी। एक वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म चल रहा था। तो जब आपने देखा होगा कि शुरू में जब आप देख रहे थे तो हमने अपने रिफॉर्म शुरू किए थे और वही रिपोर्ट से लेके अब काफी चीजें लेके शुरू करने की कोशिश की, मगर बहुत भोंडे तरीके से। तो वो जो रिफॉर्म का जो सब्सटेंस था वो कभी भी पूरा नहीं कर सके वो। अब जो मेरा ख्याल है ये जो मैकेंजी की रिपोर्ट है वो भी मेरा ख्याल है को इतनी सब्सटेंटिव नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। और जो वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म है सर ये मैकेंजी की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ये लेमैन ने नहीं पढ़ी सर। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लेमैन नहीं पढ़ सकता। तो ज़रा आवाम की समझ के लिए बताइए कि टैक्स नेट को बढ़ाने में कहाँ पर हुकूमत को नाकामी हो रही है और कहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने रिपोर्ट का हवाला दे देता हूँ क्योंकि वो रिपोर्टें हमें भी नहीं मिली है। तो मैं आपको सिर्फ आपको बता देता हूँ कि टैक्स नेट आपका कब बढ़ेगा, जब आप रिटेलर को लेके आओगे। रिटेलर हमारे दौर में एग्री कर चुके थे, 40 लाख रिटेलर हमारे पास आके 270 अरब रुपए टैक्स देने के लिए तैयार था। ठीक, मेरा ख्याल है टोटल अटर फ्लॉप है हमारी उस दौर की गवर्नमेंट का, कि हमारे उस वक्त के FBR के अरबाब अख्तियार का, कि वो यानी कि एग्री कराने के बावजूद उनको सिस्टम में हम नहीं ला सके। उसके बाद ताजिर दोस्त स्कीम आई तो 40 लाख को आप एक तरफ कर दें। दूसरा, आप अगर देखेंगे रियल एस्टेट के अंदर आप देखें स्पेकुलेशन और फाइल्स ट्रेड हो रही है। हमने इनको ये कहा था कि आप वैल्यूएशन ऊपर कर दें, ठीक, और आप टैक्स रेट नीचे कर दें। यहाँ ये टैक्स रेट नीचे नहीं करते और वैल्यूएशन ऊपर किए जा रहे हैं, तो लोग जो टैक्स नेट में आ रहे हैं वो भी भाग जाते हैं। तो एक तो ये फर्क पड़ता है। तीसरा आपको मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सालों से डिविडेंड नहीं देती और उनके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व पड़ा हुआ है जिसपे के टैक्स गवर्नमेंट की अमानत है। हमने ये प्रपोज किया था कानूनन बचने के बाद कि जी आप इनसे एडवांस टैक्स ले ले, जब वो डिविडेंड देंगे तो आप ले लीजिएगा। वो उन्होंने नहीं किया। अशफाक साहब, अब चूंकि ये बजट का सीजन है तो आपको जहमत देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्रोग्राम का मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। तो आज के लिए शुक्रिया, आइंदा इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।